19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ये है कोई भी व्यापार आदि करने का अधिकार। नागरिकों को कोई भी व्यवसाय आदि करने का अधिकार, इसकी हेडिंग है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ट्रेड एक्सेट्रा। राइट टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड प्रोफेशन एक्सेट्रा। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एक्सेट्रा। RIGST, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एक्सेट्रा। कोई भी व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये कहता है एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस। ठीक, तो लिख लीजिए अंग्रेजी में। इट provides that every citizen has a right to practice any profession. Every citizen has a right to practice any profession or to carry on any occupation ट्रेड और बिजनेस। हिंदी में लिख लीजिए। यह अनुच्छेद व्यवस्था देता है कि भारत के सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति अथवा उपजीविका व्यवसाय और व्यापार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक, भारत के सभी नागरिकों को कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी अपने योग्यता के अनुसार आपको जो व्यवसाय, देखिए प्राचीन भारत में क्या था, प्राचीन भारत में आपको इस बात की स्वतंत्रता नहीं थी कि आप कोई भी पेशा अपना सको। पेशे का निर्धारण आपकी जाति से तय होता था। अपनी जाति से भिन्न पेशे को अपनाना एक अपराध था। अगर आप शूद्र जाति में पैदा हुए हो तो शूद्र जाति के लिए जो निर्धारित कर्तव्य हैं, जो कर्म हैं, वो आपको करने हैं। उसको छोड़कर आपको कोई नया काम नहीं करना है। यही बात वैश्य के लिए थी, यही बात क्षत्रिय के लिए थी, यही बात ब्राह्मण के लिए थी। तो प्राचीन भारत में क्या था, जो महत्वपूर्ण व्यवसाय थे उस समय के, उन पर विशेषाधिकार था समाज के उच्च वर्ण का। जो शिक्षा, इसका महत्व था। वो शिक्षा प्रशासनिक हो सकती है, वो शिक्षा सर्व शिक्षा हो सकती है, वो शिक्षा वेदों की हो सकती है, ज्योतिष की हो सकती है, आयुर्वेद की हो सकती है। शिक्षा पे अधिकार किसका है? ब्राह्मणों का। और प्रशासन पर, सेना पर,
शासन पर अधिकार किसका? क्षत्रिय का। यहां पर सोच फेरबदल होता था कि जो है कोई ब्राह्मण है वो जो है अब क्षत्रिय का राजगुरु बन गया, किसी राजा का राजगुरु बन गया। तो आप देखो तो प्राचीन भारत में ब्राह्मण और क्षत्रिय इनके पास जो है महत्वपूर्ण शक्तियां थी। एक के पास शिक्षा की शक्ति है, एक के पास जो है शासन की शक्ति है। शासन को गाइड करने के लिए उसका एक राजगुरु है, और राजगुरु कौन है? कोई ब्राह्मण। राजगुरु कोई वैश्य नहीं बनेगा, राजगुरु कोई शूद्र नहीं बनेगा, भले उसके अंदर कितनी योग्यता हो। तो प्राचीन भारत में क्या था कि व्यक्तियों के कारणों को, उसके पेशों का निर्धारण उसकी जाति से कर दिया गया था। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि आप समाज के हर वर्ग की प्रतिभा का समुचित लाभ नहीं उठा पाते हो। मान लीजिए समाज के निम्न वर्ग में, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के अंदर कोई प्रतिभा है, वैज्ञानिक प्रतिभा है, कोई शासन की प्रतिभा है, कोई शैक्षणिक प्रतिभा है, तो उसको तो अपने पेशे को छोड़कर नया काम करना ही नहीं है। तो क्या होगा? आप समाज के हर वर्ग की प्रतिभा का लाभ उठाने से वंचित हो, और ये लोकतंत्र के सिद्धांत के भी खिलाफ है, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के भी खिलाफ है, हर का उल्लंघन नहीं है। तो आज क्या किया गया है? आज ये किया गया, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। आपको कोई पेशा अपनाना अपनाइए, आपको कोई धंधा करना करिए, आपको कोई व्यापार व्यवसाय काम करना है, आपको पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। अब इसको सही अर्थों में समझना होगा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि कल को हम आपसे कहें कि कल हम यहां पर जो है सफेद कोट और एक आला लेके आएंगे और कल हम पढ़ाएंगे नहीं। क्या करेंगे? हम आपका जो है ट्रीटमेंट करेंगे। कल हम डॉक्टर बन गए, क्योंकि इस पढ़ाई के धंधे में मजा नहीं आ रही है, डॉक्टरी में ज्यादा मजा आएगी। तो क्या कर सकते हैं? अरे भाई, डॉक्टर बनने के लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, वकील बनने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए आपने बीटेक किया होना चाहिए, किसी जगह के प्रबंधन को, मैनेजमेंट को देखने के लिए आपके पास एमबीए की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि आपको कोई भी धंधा करने की स्वतंत्रता है, कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता, इसका अर्थ यह नहीं कि आप कुछ भी कर लो। सरकार की अधिकार है कि खास खास किस्म के व्यवसाय में जो टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसको निर्धारित कर ले, कि जिसके पास वो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होंगी उसी को काम करने दिया जाएगा। फिर इसी प्रकार से जब कहते हैं आपको कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है, तो कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता करते ये नहीं हुआ कि कल हम ये काम करेंगे, एक काम में बड़ा फायदा हो रहा है क्या, हम नेपाल से जो है लड़कियों को पकड़ के लाएंगे और यहां बॉम्बे में, बेंगलुरु में बड़े बड़े शहरों में सप्लाई करेंगे, बहुत फायदा है। नहीं, अरे गंदा है पर धंधा है और धंधे की स्वतंत्रता नहीं, नहीं, गंदे धंधे की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। मॉरलिटी के ग्राउंड पर आपके पैसे को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक। या हम कल को जो है हम कट्टा की फैक्ट्री बनाएंगे, कट्टा हम सप्लाई करेंगे, हम दारू बनाएंगे बेचेंगे, बहुत फायदा है। नहीं नहीं, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ मॉरलिटी, ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ, या कोई खतरनाक काम करने जा रहे हैं, ऐसे काम करने की हमको स्वतंत्रता नहीं है। और कई जगह सरकार ने जो है लाइसेंस की व्यवस्था की है, ये आपको बारूद बनाना है, आपको पटाखे बनाना है, आपको खतरनाक रसायन बनाना है, तेजाब बनाना है, तो पहले आप हमसे लाइसेंस लीजिए। हम अगर लाइसेंस देंगे तभी आप कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। तो थ्रू लाइसेंस ये सरकार जो है आपके प्रोफेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। जो हम कहते हैं कि स्वतंत्रता है, तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता माने कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्रता तो आपको अवसर दे रही है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, और कोई स्वतंत्रता, विश्व की कोई स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती। आते शुरू हो जाता है इनका जो है, जैसे शुरू होते हैं इनके जो है शुरू हो जाते हैं फोन करने। कोई स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं होती। स्वतंत्रता को मर्यादाओं से, कानूनों से सीमित किया जाता है। जॉन लॉक ने कहा था कि जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं। तो स्वतंत्रता का आप जो है बचकाना अर्थ ना लगाइएगा कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये स्वतंत्रता का अर्थ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको स्वतंत्रता दी गई है, मगर स्वतंत्रता में एब्सोल्यूट नहीं है। उस स्वतंत्रता में कई प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो उचित रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको जो है अप्लाई किया जाता है। जैसे आपको कोई भी काम करने की स्वतंत्रता बेशक है, लेकिन उससे जुड़ी टेक्निकल
और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दी जाएंगी। जब उस क्वालिफिकेशन को आप होल्ड करोगे तब आप वो काम कर पाओगे। डॉक्टर तभी बन पाओगे, वकील तभी बन पाओगे, दूसरे काम तभी कर पाओगे जब उससे जुड़ी जो अगर टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तय कर दी गई है, प्रिस्क्राइब कर दी गई है, तो वो मेरे पास होनी चाहिए। ये फोन आ रहा है बार बार इसमें, आप एक अलग फोन रखिए अपने पास। ये पूरा क्लास है। जब आपको कोई भी काम करने की स्वतंत्रता है, कोई भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता है, तो सरकार यहां पर यह तय कर सकती है कि इस काम में मेरा विशेषाधिकार है, इस काम में मेरा एकाधिकार है, मोनोपोली है, ये काम हम आपको नहीं करने देंगे। तो वहां पर फिर आप अपनी स्वतंत्रता का दावा नहीं करोगे। मान लीजिए आपके पास बड़ा पैसा है, आप कहोगे कल हम क्या करते हैं, यहां से हम रेल की पटरी बिछाएंगे और हम अपनी ट्रेन चलाएंगे। अगर सरकार कहती नहीं, ट्रेन चलाने पर मेरा एकाधिकार है, मेरी मोनोपोली है, ये काम आपको नहीं करने देंगे, तो आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी का जो है हवाला लेके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे कि 19 ये कहता है कि मुझको कोई भी काम करने की स्वतंत्रता है। मैं तो ट्रेन की अपना धंधा करना चाहता हूं, मैं रेल कोच बनाऊंगा, मैं जो हूं यहां से पटरी बिछाऊंगा, यहां से अपनी ट्रेन खुद चलाऊंगा, प्राइवेट ट्रेन। अगर सरकार कहे नहीं इसमें मेरे जो है एक अधिकार है, तो फिर वो काम आपको नहीं करने दिया जाएगा। अगर सरकार कहती है कि विद्युत उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में मेरा विशेषाधिकार होगा, परमाणु बिजली हम ही बनाएंगे, तो फिर सरकार ही बनाएगी। आप ही नहीं कहोगे मुझे ये व्यवसाय करने दिया जाए क्योंकि हमको जो है अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता देता है। नहीं, बात समझ आ रही है? तो सरकार ये तय कर सकती है कि कुछ खास खास किस्म के जो व्यवसाय हैं वो मेरे एकाधिकार में होंगे, मेरे मोनोपोली में होंगे, इसलिए हम नागरिकों को काम करने ही नहीं देंगे, ये सब हम ही करेंगे। तो फिर सरकार ही करेगी, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। आपको कोई व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है, आपने कोई दुकान खोली, बगल में वैसी दुकान दूसरे ने खोल ली, एक कंपटीशन शुरू होगा। आप कहोगे उसने मेरे बगल में दुकान खोल ली और अब मेरा धंधा करने की जो स्वतंत्रता थी वो बाधित हो रही है, हमारे आधे ग्राहक वहां भाग रहे हैं, उसको रोका जाए। नहीं नहीं, ये कंपटीशन की अनुमति है। आप कोई कंपटीशन को इस आधार पर विरोध नहीं करोगे कि मुझे काम करने की, मुझे व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, तो अब इस व्यवसाय में कोई दूसरा मेरे पास ना काम करे। ठीक, तो स्वतंत्रता का बचकाना अर्थ ना लिया जाए। जब आपको उस बात की स्वतंत्रता दी जाती है कि आप कोई भी काम करो, तो उस कोई भी काम में यह मान के चलिए कि अगर सरकार ने उसमें किसी काम विशेष में अपना एकाधिकार घोषित कर लिया है, तो सिर्फ सरकार ही वो काम करेगी, आप नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अगर जो है कंपटीशन के लिए कोई कुछ और कंपनियों को, कुछ अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया, वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो आपको कंपटीशन के बीच में काम करना पड़ेगा। वो आप ये नहीं कहोगे कि उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में, उसी फील्ड में जो काम हम कर रहे हैं, उसी काम में दूसरे लोग भी अपनी कोचिंग खोल रहे हैं, तो हमको ज्यादा बच्चे मिल नहीं रहे हैं, तो मेरे काम का अधिकार या मेरे कोई भी व्यवसाय करने के अधिकार में बाधा पहुंच रही है, यहां पर अन्य कोचिंग नहीं खुलनी चाहिए, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। तो काम का आपको अधिकार दिया गया है, मगर कंपटीशन को भी आपको फेस करना पड़ेगा। आपको कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार दिया गया, मगर जहां सरकार कहेगी यहां पर मेरी मोनोपोली, उस काम को आपको नहीं करने दिया जाएगा। आपको कोई भी काम करने की स्वतंत्रता है, मगर अनैतिक काम, जो मॉरलिटी, जो पब्लिक मॉरलिटी का विरोध करते हैं, ऐसे काम करने की आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी जिससे पब्लिक हेल्थ पर जो है चोट पहुंचती है। कोई आप हार्मफुल ड्रग्स को जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो, ऐसे कामों को सरकार जो लाइसेंसिंग के थ्रू रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि पहले लाइसेंस हमसे लीजिए, उसके बाद काम कीजिए, अन्यथा आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। कोई बारूद का काम करना चाहते हो, सरकार से पहले लाइसेंस लीजिए, तब आपको काम करने दिया जाएगा। और प्रोफेशनल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगाई जा सकती है। काम के अधिकार में जो है, इस काम के अधिकार में आपको एक अधिकार अभी लेटेस्ट और दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट। आपको नेट का भी अधिकार दिया गया है, इंटरनेट का अधिकार है आपका, इंटरनेट को रोका नहीं जा सकता। तो ये आज हमारे बहुत सारे काम जो हैं नेट पर आधारित हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, और अगर हमको नेट नहीं सप्लाई किया जाएगा तो मेरा काम बाधित हो जाएगा कि नहीं। आज ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो अगर हमको नेट नहीं दिया जाएगा तो मेरा जो काम, मुझे जो ये व्यवसाय का अधिकार है शिक्षा का, हम शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बाधित हो जाएगा। हम ओला चला रहे हैं, अगर हमको नेट नहीं दिया जाएगा तो हमारी बुकिंग कैसे होगी, हमारे नेट का काम बाधित, तो हमको जीपीएस कैसे मिलेगा, हम सबसे गड़बड़ा जाएगा। या हमने कोई अपना काउंटर, प्राइवेट इस प्रकार के काउंटर खोले जाते हैं जहां पर जो है आप रेलवे की बुकिंग करते हैं, उस पर ₹1 आपका कमीशन होता है।
रेलवे बुकिंग आप इस प्रकार करा सकते हैं कि आप जाइए रेलवे काउंटर, वहां पर बुकिंग कराइए। इसके अलावा प्राइवेट संस्थाओं के साथ रेलवे का जो है इस प्रकार का होता है संबंध कि उनको दे देते हैं कि आप भी बुकिंग कर सकते हैं रेलवे की टिकट की, या आपको रिजर्वेशन करवाना, प्राइवेट खुले होते कि नहीं, या कोई किसी अपना कैफे खुला वो उसका धंधा है, आप अगर उसको नेट नहीं दोगे, नेट में आप रोक लगा दोगे कि जम्मू कश्मीर जब नेट पर रोक लगा दी गई थी, जब वहां पर जो है जम्मू कश्मीर को जो है यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखिए कि नागरिकों को अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के तहत जो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो ये एनी प्रोफेशन तभी आप राइट को वो एक्सरसाइज कर पाएगा, अपने फ्रीडम को तभी वो एंजॉय कर पाएगा जब उसको इंटरनेट तक एक्सेस का अधिकार दिया जाए। तो आज आपके पास जो है आर्टिकल 19(1)(g) के तहत इस बात का भी अधिकार है कि आपको नेट की आबाद सप्लाई की जाए, उसको बैन न किया जाए, उसको रोका ना जाए। ठीक, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि जो है वर्क प्लेस में स्त्रियों का जो यौन शोषण होता है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस भय से बहुत स्त्रियां काम पे नहीं जाती हैं या काम करने में डरती हैं। तो अगर हमने उनको राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन दिया है तो हमको कार्यस्थल पे उनको जो सुरक्षा भी देनी होगी। क्या तो कार्यस्थल पर स्त्रियों को लैंगिक उत्पीड़न से रक्षा, यह भी उनका अधिकार आता है अनुच्छेद 19(1)(g) में, क्योंकि अगर अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो वो भी काम पे नहीं जाएंगी। तो अगर उनके हमको इस अधिकार की रक्षा करनी है, अगर उनके स्वतंत्रता की रक्षा करनी है कि हमको अपने काम को करने दिया जाए, तो इस बात ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि हमें उनको सुरक्षा भी देनी होगी। अगर उनको सुरक्षा का एहसास नहीं कराएंगे तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं वो इनके इस अधिकार को, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी काम करने के जो हमको अधिकार दिया गया है उसको वो रोकता है। पूरी बात क्लियर हो गई? हमेशा याद रखिए बहुत सारे आर्टिकल इस प्रकार के हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। इस आर्टिकल के तहत भी हमको यह अधिकार मिल रहा है, इस आर्टिकल के तहत भी अधिकार मिल रहा है, इस आर्टिकल में भी अधिकार दिया जा रहा है और दूसरे आर्टिकल में भी सेम अधिकार मिल रहा है। बहुत से अधिकार, जैसे अभी हमने बताया जो है नेट का अधिकार, जैसे कि हमने बताया कि कार्यस्थल पर स्त्रियों को यौन शोषण से बचने का अधिकार, सुरक्षा देने का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 21 में भी प्रोवाइड किया गया है। यहां आपको जीवन और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन दिया गया है, वहां पर आर्टिकल 21 में भी आपको यह अधिकार है, सेम अधिकार है। इस प्रकार से राइट टू नो, जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 में भी है, और राइट टू नो, जानने का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 जो जीवन और प्राण की स्वतंत्रता की बात कही गई वहां पर भी दिया गया है। तो बहुत से अधिकार इस प्रकार से हैं जो एक से अधिक आर्टिकल के द्वारा कवर किए जाते हैं। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? अब सब लिखने तो बचा है, तो लिख लीजिए। उपरोक्त स्वतंत्रता पर देखिए, इस बात को खूब अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यह अधिकार किनको दिया गया है? नागरिकों को दिया गया है। किसके विरुद्ध दिया गया है? राज्य के विरुद्ध। आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। उपरोक्त अधिकार, अच्छा ठीक, उपरोक्त स्वतंत्रता पर निम्न आधारों पर निम्न आधारों पर निर्बंधन मीन्स रिस्ट्रिक्शंस, निम्न आधारों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। तो वो खुद अनुच्छेद 19 में दिया गया है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आम जनता के हित में, आम जनता के हित में, किसके हित में? आम जनता के हित में। पॉइंट 1,
लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। आम जनता के हित में आपके व्यवसाय को रोका जा सकता है। आपके इस अधिकार को, कि मुझे कोई भी अधिकार है काम करने का, कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार है, कोई भी पेशा अपना सकते हैं, मगर अगर उससे लगता है इससे आम जनता का हित प्रभावित हो रहा है तो पेशा नहीं करने दिया जाएगा। आप दारू बना रहे हो, दारू बनाकर आप बेच रहे हो, लोग पी रहे हैं, कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग पागल हो रहे हैं, कुछ लोग अंधे हो रहे हैं, तो आपके इस काम के अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आम जनता के हित को नहीं, क्योंकि आम जनता के हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, हमें पब्लिक मॉरलिटी का यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बस इतना लिखा हुआ है संविधान में, आम जनता के हित में। अब ये आम जनता का हित बड़ा व्यापक है, इसमें ऑन द ग्राउंड ऑफ मॉरलिटी, ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ, कई तरीके से आप इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा सरकार द्वारा किसी व्यवसाय के लिए, इसके अलावा सरकार द्वारा किसी व्यवसाय के लिए तकनीकी या व्यावसायिक योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है। स्टेट कैन इम्पोज एनी प्रोफेशनल और एजुकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोफेशन, ट्रेड एक्सेट्रा। इसके अलावा सरकार द्वारा व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य द्वारा किसी व्यवसाय को अपने एकाधिकार में रखकर, राज्य द्वारा किसी व्यवसाय को अपने एकाधिकार में रखकर नागरिकों को उससे अलग किया जा सकता है। राज्य द्वारा किसी व्यवसाय को अपने एकाधिकार में रखकर नागरिकों को उससे अलग रखा जा सकता है। अर्थात तब क्या होगा, तब नागरिकों को इस बात की स्वतंत्रता नहीं होगी कि वो काम करें, क्योंकि अब वो सरकार के एकाधिकार में है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार किसी व्यापार या व्यवसाय पर प्रतियोगिता, किसी व्यापार या व्यवसाय पर प्रतियोगिता नागरिकों के मध्य लाई जा सकती है। प्रतियोगिता, कंपटीशन नागरिकों के मध्य लगाई जा सकती है। इसका बस इतना ही अर्थ है कि मान लीजिए यहां पर कोचिंग चल रही है और यहां पर और भी कोचिंग चल रही है। जब और कोचिंग चलेंगी तो क्या होगा कि हमारे पास जो है मेरे धंधे में असर पड़ेगा, मेरे व्यवसाय में असर पड़ेगा। हो सकता है मेरे सारे स्टूडेंट भाग के उसके पास चले जाएं, या आधे स्टूडेंट्स भाग के उधर चले जाएं, या जितने स्टूडेंट्स हमको मिलने चाहिए थे, जितने कस्टमर या क्लाइंट्स हमको मिलने चाहिए थे, उतने हमको नहीं मिल रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमको जो है व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है, मेरे व्यवसाय की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यहां आसपास कोई दूसरा कंपटीशन की कोचिंग नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन से मेरे व्यवसाय की स्वतंत्रता बाधित हो रही है। हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक, जनता के कोई अधिकार है कि उसके पास चॉइस हो उसके पास। नेक्स्ट पॉइंट, किसी अनैतिक या लोक स्वास्थ्य के प्रतिकूल अगेंस्ट पब्लिक मॉरलिटी या लोक स्वास्थ्य के प्रतिकूल
पेशे को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पेशे को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अथवा अथवा उन्हें सरकार के लाइसेंसिंग द्वारा अथवा उन्हें सरकार के लाइसेंसिंग द्वारा लाइसेंसिंग द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है। माने आपको पटाखे बनाने हैं, आपको सिगरेट बनाना है, आपको शराब बनानी है, तो पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। नियंत्रित किया जा सकता है। खूब ध्यान से सुनिए, अगर आप ध्यान सुनेंगे तो आपको उस तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये दिक्कत तब आती है कि हम लिख भी रहे हैं और हमारा ध्यान कई जगह बटा हुआ है। नहीं, ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझा रहे हैं। एक हम क्लास में पढ़ा रहे थे और हमने कहा ध्यान दीजिए, और अचानक हमने एक स्टूडेंट की कॉपी ली तो उसने लिखा है ध्यान दीजिए। मतलब वो क्लास में बैठा हुआ मगर दिमाग उसका कहीं और है, तो बस जो जो हम मुंह से कहते जा रहे हैं वो लोग तक करता जा रहा है। ठीक, अच्छा, इसके पहले वाला आप लोगों ने लिख लिया ना कि जो है कहीं भी जाने बस जाने की स्वतंत्रता, वो कर लिया ना अपने आप। हमने कहा था खुद करिएगा। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट आर्टिकल जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको जो है हटा दिया गया है, वो एफ में था तो एफ हट गया है, इसके बाद सीधे जी आ गया है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वतंत्र अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार के अधिकार से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बोलने की, अभिव्यक्त करने की आजादी, कोई भी सभा करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत, भारत के अंदर, भारत के बाहर की बात नहीं है, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी आने जाने की आजादी, कहीं भी जाकर निवास करने या स्थायी रूप से बस जाने की आजादी, और कोई भी व्यवसाय, वृत्ति, उपजीविका, कारोबार करने की आजादी। इस प्रकार से 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत दी गई हैं। इन अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके बारे में हमने काफी डिफाइन किया था। और जो है इनके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 8 प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सभी आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो है संघ सभा करने की आजादी, वहां 2 प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर। इसके बाद जो तीसरी स्वतंत्रता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, वहां 3 प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और पब्लिक मॉरलिटी, लोक सदाचार। ठीक, इसके बाद जो है कहीं भी आने जाने की आजादी, यहां पर जो है 2 प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं, आम जनता के हित में या अनुसूचित जनजातियों के हित में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार की 2 प्रकार की जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कहीं भी निवास करने और स्थायी रूप से बस जाने की स्वतंत्रता। और ये जो अंतर हमने आपको बताया, यहां पर 1 प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस है आम जनता के हित में। ठीक, ये अनुच्छेद 19 के बारे में थोड़ा सा ये समझिए कि जब देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल को हम अलग से पढ़ाएंगे, यहां हल्का सा रेफरेंस दे रहे हैं, जितना रेलेवेंट है उतना। देश में राष्ट्रीय आपातकाल के 2 ग्राउंड हैं, 2 आधारों पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। कौन कौन से हैं? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, उसको क्या कहते हैं हिंदी में?
राष्ट्रीय आपातकाल, ये आपके किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किसी को पता है? बिल्कुल नहीं, ये अनुच्छेद है 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल के दो ग्राउंड होते हैं, दो आधार पर देश में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है। एक ग्राउंड होता है अगर देश पर बाह्य आक्रमण हुआ है, एक्सटर्नल एग्रेशन, भारत पर किसी विदेशी शक्ति ने आक्रमण कर दिया है, या भारत किसी के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, तो एक तो ग्राउंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, और युद्ध। अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं तो इस आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। एक दूसरी परिस्थिति है जिसमें कहा गया अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो भी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिवोल्ट, सशस्त्र विद्रोह, ये देश के अंदर होगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दो ग्राउंड हैं, बाह्य आक्रमण या युद्ध, इसको कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, इसको कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, जगह खत्म हो गई है, और इसको कहते हैं इंटरनल इमरजेंसी। इसको क्या कहेंगे पता है? दो अलग अलग इंक के पेन होने चाहिए। जैसे ये हम ब्लैक से लिख रहे हैं, एक रेड इंक होनी चाहिए या ब्लू इंक होनी चाहिए, तो उसमें लिखने में क्या होता है, चीजें अच्छी समझ आती है। हमको लिखना है एक्सटर्नल इमरजेंसी या बाह्य आपातकाल, तो उसको हम जो है ब्लू कलर से यहां लिख सकते हैं, तो चीजें आप आराम से दिखाई पड़ता है। ये क्या है? ये बाह्य आपातकाल है, इसको कहते हैं बाह्य आपातकाल, बाह्य आपात। और ये क्या है? इसको कहते हैं आंतरिक आपात, आंतरिक आपात। दो प्रकार के जो देश में संकट आते हैं, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी का ग्राउंड होता है बाह्य आक्रमण और युद्ध। इंटरनल इमरजेंसी का ग्राउंड होता है देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह, ये इंटरनल इमरजेंसी है। ठीक? अगर देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 352 पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होते ही ऑटोमेटिकली जो है अनुच्छेद 19 के द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताएं सस्पेंड हो जाती हैं अपने आप। माने उसको सस्पेंड करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा। As soon as the President of India declares external emergency, the 6 rights provided by Article 19 shall be suspended at the same time. अपने आप, without any formal notification, देश बस इतनी घोषणा कर दी जाए कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है। इस घोषणा के साथ अपने आप, अलग से नहीं बताना पड़ेगा, अपने आप अनुच्छेद 19 के द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताएं सस्पेंड कर दी जाएंगी। यह बात हमारे संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 358 कहता है। 358 कहता है कि अगर देश में बाह्य आपातकाल लगा दिया जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली अनुच्छेद 19 के द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताएं सस्पेंड कर दी जाएंगी, हो जाएंगी। देखिए होता यह जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इस राष्ट्रीय आपातकाल में हम कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उस नोटिफिकेशन में जो जो फंडामेंटल राइट्स को लिखा जाएगा, सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स के एप्लीकेशन को, उनके एनफोर्समेंट को, उनके इंप्लीमेंटेशन को, उनके ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद
फंडामेंटल राइट्स अपने आप जो है सस्पेंड नहीं होते, और ना ही सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं। ये राष्ट्रपति खुद तय करते हैं। राष्ट्रपति तय करते हैं माने देश की सरकार तय करेगी, देश की कैबिनेट तय करेगी कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद राष्ट्रपति उसका नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं। लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि संविधान का अनुच्छेद 358 यह कहता है कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल का डिक्लेरेशन हुआ है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल? बहुराष्ट्रीय आपातकाल, एक्सटर्नल इमरजेंसी अगर देश में लगाई गई है, कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल? आक्रमण युद्ध के आधार पर लगाया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लगाया गया है, तो अनुच्छेद 358 यह कहता है कि अपने आप अनुच्छेद 19 के द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताएं सस्पेंड कर दी जाएंगी। अभी वही बताएंगे, सब बताएंगे। अब इतना लिखिए, तो अब लिखिए, ठीक। यदि यदि राष्ट्रपति देश में बाह्य आपातकाल, यदि राष्ट्रपति देश में बाह्य आपातकाल, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, यदि राष्ट्रपति देश में बाह्य आपातकाल, अब बाह्य आपातकाल के ब्रैकेट में लिखिए बाहरी आक्रमण अथवा युद्ध के आधार पर घोषित, ब्रैकेट में लिखिए बाह्य आपातकाल के बाद ब्रैकेट बनाइए, उसमें लिखिए बाह्य आक्रमण और अथवा युद्ध के आधार पर घोषित, बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा युद्ध के आधार पर घोषित, ब्रैकेट बंद। यदि राष्ट्रपति देश में, क्या लिखा है सेंटेंस पढ़िए, आप आपातकाल घोषित करते हैं। यदि राष्ट्रपति देश में आपातकाल, बाहरी आक्रमण अथवा युद्ध के आधार पर घोषित, ब्रैकेट बंद कर दो, आपातकाल लगाते हैं, ब्रैकेट बंद करके लिखिए लगाते हैं। तो आर्टिकल 19 द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताएं, तो आर्टिकल 19 द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताएं, आर्टिकल 19 द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं, स्वतः निलंबित सस्पेंड हो जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि इस निलंबन किसे कहते हैं? थोड़े समय के लिए किसी चीज को स्थगित कर देना, इसको कहते हैं सस्पेंशन या निलंबन। इसका अर्थ यह है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल हट जाएगा तो जो चीज सस्पेंड की गई है उसको फिर से रिवाइव कर दिया जाएगा, वो फिर से आपको दे दी जाएगी। निलंबन का अर्थ होता है थोड़े समय के लिए किसी चीज को रोक देना। एक होता है कैंसिल कर देना, निरस्त करना, कोई चीज डिलीट कर देना, वो तो एक अलग चीज होती है। एक होता है सस्पेंड कर देना। तो अब अगर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जा रहा है, देश में एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हुई है, वो आपको सभा नहीं करने दी जा रही है, आपको भाषणबाजी नहीं करने दी जा रही है, आपको जुलूस नहीं निकालने दिया जा रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है, प्रेस को कुछ भी निकलने की आजादी छीन ली गई है, इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरे मूल अधिकार का वायलेशन राज्य कर रहा है, मुझे चाहिए। क्योंकि न्यायपालिका कहेगी कि इस समय आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड चल रहा है, इस समय इस पीरियड में आपके पास इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं। ठीक, पूरी बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर है? ये जो लिखा हुआ है वहां पर ब्रैकेट लिखिए, जब पूरा सेंटेंस खत्म हो जाता है, आर्टिकल 358, आर्टिकल 358, ये काम जो अनुच्छेद
19 के द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताएं अपने आप स्थगित कर दी गई हैं। क्यों? क्योंकि देश में आपातकाल लगा हुआ है। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 358 कहता है। अनुच्छेद 358 यह कहता है कि देश में अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी घोषित होती है तो अनुच्छेद 19 के द्वारा दी गई 6 स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाएंगी। यहां तक बात एकदम क्लियर है। अब आपने पूछा था कि मान लीजिए जो है आंतरिक आपातकाल है, तब क्या होगा? देखिए, अभी इमरजेंसी में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, तो अभी हम पूरा इमरजेंसी आपको नहीं बताने जा रहे हैं। सिर्फ बहुत सीमित बातें हमने इमरजेंसी से निकाल के आपको दी हैं। ये इमरजेंसी का चैप्टर होगा तो आपको बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। अब अगर देश का जो सशस्त्र विद्रोह है तब क्या होगा? तब अनुच्छेद 19 को जो है स्थगित नहीं किया जाएगा, किया ही नहीं जाएगा। राष्ट्रपति के पास पावर ही नहीं है, सस्पेंड करना भी चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर देश में आंतरिक आपातकाल लगा हुआ है तो आर्टिकल 90 के द्वारा जो हमको स्वतंत्रता दी गई है उसको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यहां पर आपको ये बात याद रखनी है, एग्जाम अगर पूछा जाए कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, राष्ट्रपति को आप अंडरलाइन कीजिए, जो पूछा जाता है कि हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो आपका आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने विवेक से काम नहीं करते, वो एक रबर स्टैंप है। ये फैसला किया जाएगा कैबिनेट में, कैबिनेट में फैसला किया जाएगा। एक रिटर्न जो है एडवाइस उनके पास दी जाएगी प्रेसिडेंट को, एक रिटर्न एडवाइस कैबिनेट की कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। उस रिटर्न एडवाइस के आधार पर, नॉट मोरल नॉट ओरल, रिटर्न एडवाइस के आधार पर फिर राष्ट्रपति जो है देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेंगे। ठीक, तो आपने पूछा था अगर आंतरिक आपातकाल है तो आंतरिक आपातकाल में अनुच्छेद 19 एकदम सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रपति को पास, सरकार के पास यह अधिकार ही नहीं है कि अनुच्छेद 19 को सस्पेंड करें। दूसरे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं, पर अनुच्छेद 19 को छूने का अधिकार ही नहीं है। बाकी जब राष्ट्रीय आपातकाल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर और भी डिटेल में कई बातें बताएंगे। अभी बस आपको बस अनुच्छेद 19 के संदर्भ में ही बात करनी थी हमें। ठीक, अब आता है अनुच्छेद 20। अभी तक भारत में सिर्फ 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। एक्सटर्नल इमरजेंसी 2 बार है। कुल मिलाकर देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। 2 बार एक्सटर्नल इमरजेंसी और 1 बार इंटरनल इमरजेंसी। तो अभी तक देश में सिर्फ 3 बार इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, जिसमें बाहर राष्ट्रीय आपातकाल 2 बार लगाया गया। जब एक बार भारत पर आक्रमण हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तब लगाया गया था। एक बार भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 65 में, तब लगाया गया था। इस प्रकार से अभी तक देश में 2 बार बाहरी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया और 1 बार इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में इंदिरा गांधी के समय। ठीक, कहा गया था वो इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया था। इमरजेंसी की सिचुएशन थी नहीं, इमरजेंसी की परिस्थितियां थी नहीं, मगर इंदिरा गांधी ने विरोधियों का दमन करने के लिए, अपने विरोध में पैदा हो रहे आंदोलन को कुचलने के लिए देश के अंदर आंतरिक आधार पर इमरजेंसी घोषित कर दी थी। और जब इमरजेंसी घोषित कर दी तो फिर उसके बाद जो कई मूल अधिकार सस्पेंड कर दिए गए। मूल अधिकार जब सस्पेंड हो गए, अब आप अदालत जा नहीं सकते, और अदालत जा भी जाओ, अगर अदालत चले गए तो आप वहां से कोई राहत नहीं मिलने वाली। उसके बाद अपने जितने विरोधी थे सबको पकड़ पकड़ के जो है देश के अंदर जेलों में ठूस दिया। और एक कानून था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उस मीसा कानून के तहत तमाम विरोधियों को, अपने लालू यादव हैं, अपने मुलायम सिंह यादव हैं, लाल कृष्ण आडवाणी थे, और जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे,
ये नीतीश कुमार थे, तमाम आज के नेता जो नेता बन गए हैं, ये सब उस जमाने में इनको सब जेल में ठुसा गया था, वहां से जेल से निकलने के बाद सब नेता बन गए, आज अलग अलग जगह मुख्यमंत्री बने, कहीं कोई कहीं कुछ बना। जॉर्ज फर्नांडिस तो जो है पोस्टर बॉय बन गए थे उस इमरजेंसी के, हथकड़ियां पहने, उनकी फोटो खूब छपी थी पेपरों में। और क्योंकि उसी समय जो है लालू की बिटिया पैदा हुई थी उसके बाद, तो लालू ने अपनी बिटिया का नाम रखा मीसा। उनकी बिटिया का नाम है मीसा भारती। तो उस इमरजेंसी की याद को ताजा रखने के लिए जो है उन्होंने अपनी बिटिया का नाम रखा मीसा। किसी को पता उनकी बिटिया का नाम मीसा है? नहीं पता। मीसा एक एक्ट है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, MISA, मीसा। अब आते हैं अनुच्छेद। कहां इमरजेंसी लगाई गई? इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। किसी अनुच्छेद करने लगा था कोई, उसमें थोड़ी व्यवस्था है। लॉकडाउन तो वो उसके लिए कोई अनुच्छेद थोड़ी। अब आते हैं तो हम इसमें हम लोग पढ़ रहे स्वतंत्रता का अधिकार। हमने समानता का अधिकार पढ़ा, स्वतंत्रता का अधिकार हमने अभी से पहला आर्टिकल पढ़ा है, अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 20 आता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें जो है 3 क्लॉज हैं। इसमें 3 क्लॉज हैं। एक है कार्यतर विधि से संरक्षण, एक है कार्यतर विधि से संरक्षण, नॉट विद रिस्पेक्ट टू बट इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कार्यतर विधि संरक्षण, इसके लिए लैटिन में एक मुहावरा है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ये क्या है? हाँ, यही किसी व्यक्ति को, इसमें कहा गया है, इसमें ये बात बताई गई, पहले समझिए। किसी व्यक्ति को जब तक किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता, उसको किसी अपराध के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक? कोई कानून का उल्लंघन करना चाहिए। मान लीजिए एक मुस्लिम युवक अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, एक झटके में 3 तलाक। क्या खाने में आज नमक ज्यादा है? तलाक तलाक तलाक। ठीक? और ऐसा कोई कानून नहीं है कि अगर पति ने पत्नी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया है तो उस पर कोई कार्रवाई की जाए। अब है तो अगर अब देगा तो अब वो अपराध करेगा। जब कानून नहीं था उसने ऐसा कहा तो निर्दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसने किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अब कानून बन गया, अब पत्नी जाए, अब बेटा तुमको हम देखते हैं, पहुंच जाए। इन्होंने जो है हमको तब 3 तलाक दिया था, तो तब क्या कानून था? नहीं, तब तो कानून नहीं था, कानून तो अब बना है। तो अब बनाना, कानून अब बना है तो अब से लागू होगा। कोई भी क्रिमिनल लॉ बैक डेट से लागू नहीं किया जाता। जिस हम कोई काम कर रहे हैं
उस समय क्या हम अपराध कर रहे हैं? क्या उस समय किसी कानून का वायलेशन कर रहे हैं? अगर उस समय हमारा काम किसी कानून का उल्लंघन नहीं है तो हमको अपराधी नहीं माना जाएगा। उसके 10 दिन बाद, उसके 10 महीने बाद, उसके 10 साल बाद उसी काम को अब दंड घोषित कर दिया गया है, अब दंडनीय बना दिया गया है। तो अब जब कोई करेगा, कानून लागू होने के बाद अब जब वही काम करेगा तो अब दंड मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि रोशनी जी, अगर आप कोई काम कर रही हैं और वो किसी कानून का उल्लंघन नहीं है तो आपको सजा नहीं दी जाएगी। आपको सजा तब दी जाएगी जब आप किसी कानून का उल्लंघन करेंगे। अब आपने कोई काम किया और उस समय वो सजा नहीं था, बाद में कानून बनकर उसी काम को सजा घोषित कर दिया गया, तो आप जब काम किया था तब तो वो अपराध नहीं था, तो आप बच गई। अब जब दोबारा करोगी तो अब सजा मिल जाएगी, क्योंकि अब जो है कानून बन गया है। ठीक, बस ये क्या है, ये बता रहा कि मनमाने तरीके से काम नहीं किया जाएगा, इसका भाव ये है। अन्यथा क्या होगा कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, आप हमारे विरोधी हैं, आपसे हमको राजनीतिक खतरा है और हम शासन में हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तुरंत एक कानून बना देंगे बाद में और कानून को बैक डेट से अप्लाई कर देंगे। तो जब बैक डेट से अप्लाई करेंगे तो आप उसके दायरे में आ जाओगी और फिर आपको हम सजा दे देंगे। तो जो दांडिक विधि हैं, जो क्रिमिनल लॉ हैं, कभी बैक डेट से नहीं लागू किए जाते। आज कानून बना है, राष्ट्रपति ने आज सिग्नेचर किए हैं, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा किस दिन से कानून को लागू करना है, और जिस दिन से कानून लागू होगा उस दिन से आप कोई अगर काम करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, तो वो सजा के दायरे में आएगा। आज दहेज लेना अपराध है। सपोज हमारे नाना जी ने दहेज लिया था, तब ऐसा कोई कानून नहीं था। आज हम अपने नाना जी को कोर्ट नहीं घसीट सकते कि इन्होंने तब दहेज लिया था, इनको जो है जेल के अंदर डाला जाए, इन पर मुकदमा चलाया जाए। यह देखा जाएगा कि जो है उस समय यह काम अपराध नहीं था, अब अपराध हुआ। देखो बहुत सारे नए नए कानून बनते रहते हैं और उसमें से चीजों को अपराध घोषित कर दिया जाता है। तो यह बस इतना बताता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, माने इसका अर्थ यह है कि कोई कानून जो दांडिक है उसको बैकडेट से लागू नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि वो किसी प्रचलित कानून का उल्लंघन नहीं करता। कार्य को करते समय, जिस समय हम काम कर रहे हैं उस समय मेरा काम लागू कानून का वायलेशन होना चाहिए। हम जिसमें काम कर रहे थे उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था जो उसको अपराध मानता हो, बाद में वो अपराध बन गया। जिसका हमने आपको सबसे अच्छा उदाहरण दिया ट्रिपल तलाक का। ये अगर अब कोई शौहर अपनी बीवी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देता है, अब कानून बन चुका है, तो वो कानून का वायलेशन कर रहा है और उसको दोषी माना जाएगा, उसको अपराधी माना जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर कानून बनने के पहले कई शौहरों ने अपनी बीवी को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया है, वो सब निर्दोष माने जाएंगे। अब कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना? लिख लीजिए। देखिए, कार्यता विधि से संरक्षण, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 है ये, कार्यता विधि से संरक्षण। किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी तब तक नहीं माना जाएगा, किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी तब तक नहीं माना जाएगा, किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि कार्य करते समय, जब तक कि वो कार्य करते समय
लागू, कार्य करते समय लागू, किसी किसी कानून का उल्लंघन ना करे, किसी कानून का उल्लंघन ना करे। ठीक, देखिए ये जो छूट दी गई है ये सिर्फ जो क्रिमिनल लॉ में दी गई है। ऐसे लॉ जो सिविल होते हैं, जो सिविल मुकदमे होते हैं, दीवानी जिसको कहते हैं, जैसे संपत्ति के मामले हैं, परिवार के मामले हैं, उत्तराधिकार के मामले हैं, या जो टैक्स से जुड़े मामले हैं, वहां पर ये छूट नहीं है। वहां पर कानून जो है बैकडेट से लागू करके और व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ठीक, ये जो आपको छूट दी गई है ये छूट सिर्फ जो क्रिमिनल लॉ में जो फौजदारी मामले हैं, जो आपराधिक मामले हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है ये। ठीक, जल्दी से लिखिए। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस except for violation of any law, except for violation of any law, except for violation of any law in force at the time of commission of the act। काम को करते समय लागू किसी विधि का जब तक कोई उल्लंघन न करे उसको अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा। एक्ट, कमीशन ऑफ एक्ट माने काम को करते समय। ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट। पैरा चेंज कीजिए। यह संरक्षण, पैरा चेंज कर किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यह संरक्षण सिर्फ आपराधिक विधियों पर लागू किया जाता है। यह संरक्षण सिर्फ आपराधिक विधियों पर लागू किया जाता है। यह संरक्षण सिर्फ आपराधिक विधियों पर लागू किया जाता है। जिसका उद्देश्य है कि आपराधिक विधियों को पिछली तिथि से लागू न किया जा सके, जिसका उद्देश्य है कि आपराधिक विधियों को पिछली तिथि से लागू न किया जा सके, जिसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। जो रिट्रोस्पेक्टिव लॉ होते हैं उनको हम बैकडेट से लागू करते हैं। तो जो क्रिमिनल लॉ है वो कभी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते, जिसका उद्देश्य है आपराधिक विधियों को पिछली तिथि से, आपराधिक विधियों को पिछली तिथि से लागू नहीं किया जाएगा। परंतु सिविल और टैक्स संबंधी कानून, परंतु सिविल और टैक्स संबंधी कानून पिछली तिथि से लागू किए जा सकते हैं। पिछली तिथि से, बैकडेट से लागू किए जा सकते हैं। हाँ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है बताइए? पूरी बात क्लियर है ना?
हाँ, जहां पर फौजदारी मामला बनता है, फौजदारी मामले में क्या होता है कि आपको दंडित किया जाता है। ठीक, तो जहां फौजदारी मामला बनता है तो ऐसे में अगर ये कर देंगे तो क्या होगा कि बड़ी जो है अराजकता आ जाएगी कि आज मोदी सरकार सत्ता में है, कोई ऐसे काम के लिए जिसके लिए जो है पिछली सरकार का इनका कोई विरोधी जो है दोषी तब नहीं था, उसने तब कोई काम करे, तब कोई ऐसा कोई कानून नहीं था। जो फर्जी जो है इस प्रकार का कानून बना देंगे और कानून बनाने के बाद जो है पिछली तिथि से लागू करके वहां से उनको पकड़ के ले आएंगे, कहेंगे चलो सजा लो। तो ये नहीं किया जाएगा। इसी को भूतलक्ष्य कहते हैं, इसी को रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं अंग्रेजी में, भूतलक्ष्य या रेट्रोस्पेक्टिव या रेट्रोएक्टिवली लॉ। तो क्रिमिनल लॉ कभी जो है रेट्रोस्पेक्टिव या भूतलक्ष्य नहीं बनेंगे। हाँ, सिविल लॉ या टैक्स लॉ रेट्रोस्पेक्टिव या रेट्रोएक्टिव हो सकते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक तो कार्यता विधि संरक्षण, एक तो ये पार्ट है, दूसरा पार्ट है इसका दूसरा पार्ट है कार्यता विधि संरक्षण। एक तो पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये है कि देखो दूसरा पार्ट समझिए, किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। आपने कोई काम किया है तो उस काम को करने के लिए कानून में जो दंड की व्यवस्था थी जिसमें आपने काम किया था बस वही दंड दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी करी और उस चोरी के लिए पनिशमेंट यह है कि उसको 6 महीने की जेल होगी। मिस्टर एक्स ने चोरी करी, जब उस पर चोरी का अपराध सिद्ध हो गया तो मिस्टर एक्स को 6 महीने अब मिस्टर एक्स ने चोरी की, ट्रायल चलता है, ट्रायल में समय लगता है, साल 2 साल बाद जो है सिद्ध हो गया किसने चोरी करी है। तो जब चोरी करी थी उस समय अपराध की सजा थी 6 महीना, और सरकार को पता लगा मिस्टर एक्स हमारा विरोधी है, चोरी के अपराध में उस पर ट्रायल चल रहा है, आज भी तो कल ये जो है इस पर चोरी का अपराध सिद्ध हो जाएगा, मौका अच्छा है, तुरंत एक कानून बनाओ, इस चोरी के लिए व्यक्ति को 6 साल की सजा दी जाएगी। कानून बन गया। अब इंतजार कर रहे हैं, सरकार इंतजार करे कि कानून अब जो है हमने जो है कानून बना दिया है, अब इसका जब अपराध सिद्ध होगा तो उसको 6 साल की सजा होगी। नहीं, 6 साल की सजा नहीं होगी, क्योंकि जब चोरी करी थी उस समय कानून में उसके लिए 6 माह की सजा थी। जिस 6 साल के सजा के कानून आपने बाद में बनाया है, उसके चोरी करने के बाद बनाया है। तो अब जब कोई चोरी करेगा तो उसको 6 साल की सजा होगी। माने हम जिसमें कोई अपराध कर रहे हैं उस समय कानून में जो दंड की व्यवस्था की गई है बस उतना ही दंड मिलेगा, उससे ज्यादा दंड नहीं मिलेगा। हाँ, भले पूर्व बाद में हो। चोरी हमने जो है 5 साल पहले की थी, आज हमारी जो है सजा साबित हो गई, तो 5 साल पहले क्या सजा थी? 6 महीने थी, तो 6 महीने। इस बीच आपने सजा बढ़ाकर उसको 2 साल कर दिया है, तो ये बाद में किया ना। तब तो जब चोरी की थी तब तो इसने 6 साल की सजा नहीं थी या 2 साल की सजा नहीं थी। उस समय बताइए क्या सजा थी? तब तो 2 महीने की थी, बस वही सजा 2 में। बहुत क्लियर। तो किसी कृत्य को करते समय उस समय लागू कानून के द्वारा जो सजा निर्धारित है बस उतनी सजा दी जाती है, उससे ज्यादा नहीं दी जाती। ठीक, यहां पर एक फिर से राहत भी है। मान लीजिए हमने चोरी करी थी, उस समय सजा थी 6 महीना, और बाद में कानून बनकर उस चोरी की सजा को घटा के कर दिया गया कानून के द्वारा, अब 3 महीने सजा दी जाएगी। ठीक, अभी मेरा ट्रायल चल रहा है और सिद्ध हो गया हमने चोरी करी, तो हमने चोरी करी, तो जब हमने चोरी करी थी तब सजा थी 6 महीना, इस बीच कानून बदल गया है, अब सजा 3 महीना कर दी गई है। तो जब हमको सजा सुनाई जाएगी तो अब हमको 3 महीने वाली सुनाई जाएगी, ये राहत कर दी जाएगी। ठीक, माने अगर हमने कोई काम किया है उसमें जो सजा थी वो सजा हमें दी जाएगी, लेकिन बाद में कानून बना के अगर सजा को कम कर दिया गया है तो अगर हमारा उसमें केस उसमें अगर हमको सजा नहीं हुई थी और अब केस का कोर्ट का फैसला आया है अब, तो बाद वाली कम सजा दे दी जाएगी। तो अगर सर मतलब अभी कम ना करके अगर ज्यादा हो तो ज्यादा वाली नहीं दी जाएगी। कहीं कोई डाउट है? सबको क्लियर है ना? मौत की बर्दाश्त की जा सकती है, सबकी अलग अलग सजा हो। मौत किसी को जान से मार दिया गया, सजा होगी। अब
कि इस प्रकार से मारा गया कि उस पर डिपेंड करेगा कि मार दिया जहाँ से उस पर डिपेंड करेगा। हाँ सर, एक ऐसा भी होता है मतलब जैसे सर हमने बंदूक उठाई मार दी, एक चाकू आप किसी मारा चाकू से मार दिया। अब इनको हम उदाहरण से इल्जाम डाल के गिराए, सबकी अलग अलग सजा होगी, सबको मौत की सजा मौत। हाँ देखिए, मौत में जो है सजा जो दी जाती है या तो उम्र कैद होती है, ठीक, और या फिर जो है फांसी होती है, ठीक। इन्हीं दो सजा के बीच में जो है जज सजा देगा, इन्हीं दो के बीच देगा। हम समझ गए, पूरी बात समझ गए हैं। अब अगर जज को लगता है कि बहुत जघन्य अपराध है मौत का, तो फांसी देगा। लगता मौत हुई है मगर जघन्य अपराध नहीं किया गया है, बर्बरता नहीं की गई है, तो जो है वो उम्र कैद देगा। मतलब अगर गोली मारी है तो उम्र कैद की सजा दी जाएगी, फांसी भी दी जा सकती है। ये जज के विवेक पर है, यहाँ पर उसको उम्र कैद फांसी में से एक चुनना है। अच्छा तो चुनाव देखता है? अब वो जज तय करेगा ना, जज तय करेगा कि क्या आपने उसको मारते समय बर्बरता बरती थी। अगर बर्बरता बरती है तो आपको तब तक जो है फांसी के फंदे पर टांगा जाए जब तक कि आपका दम ना निकल जाए। क्रूरटी, हाँ ठीक। तो ये लेकिन सजा, मौत की सजा ये बस दो ही है, या तो उम्र कैद या फांसी है, इसके अलावा तीसरा विकल्प है ही नहीं। ये अनुच्छेद की तरफ नहीं दिया जाता है, इसके लिए भारतीय दंड संहिता है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, उसका सेक्शन 302, उसमें जो हत्या की बातें बताई गई हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? बात समझ आ गई? और इसकी बात सुनते हैं इस तरह सुना रहे हैं, मौत की सजा किसी भी तरीके से की जाए, चलिए आ जाइए, इधर आ जाइए, इसको नोट कीजिए। नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी, नो पर्सन shall be subjected to a penalty, no person shall be subjected to a penalty, ध्यान सुनिए, no person shall be subjected to a penalty greater than that prescribed by law, greater than that prescribed by law, enforce, law enforce at the time of commission of the act, at the time of commission of the act. किसी व्यक्ति को, इसी का सेकंड पार्ट है कार्यत्व विधि संरक्षण है, इसी में दो पार्ट है, एक तो है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और एक है, हाँ उसी में है, इसी में है। इसमें दो पार्ट हैं, एक तो वो पार्ट था हमने आपको बताया, ये दूसरा पार्ट है। हाँ ये भी करके लिख लीजिए। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उस समय लागू विधि, उस समय लागू विधि, किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उस समय लागू विधि, उस समय लागू विधि से अधिक मात्रा में, उस समय लागू विधि द्वारा निर्धारित, उस समय लागू विधि द्वारा निर्धारित, उस समय लागू विधि द्वारा निर्धारित दंड से अधिक मात्रा में दंड नहीं दिया जाएगा, उस समय लागू विधि द्वारा निर्धारित दंड से अधिक मात्रा में दंड नहीं दिया जाएगा
जो उसके द्वारा कार्य को करते समय कानून द्वारा निर्धारित था। जो उसके द्वारा कार्य को करते समय कानून द्वारा निर्धारित था। जो उस कार्य को करते समय कानून के द्वारा निर्धारित था। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे आते हैं। क्लॉज बी, आर्टिकल 20 का क्लॉज ये 1 था, ठीक। अब आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 आ रहा है। हाँ, ये क्लॉज 1 में दो पार्ट थे। अब आर्टिकल 20 का जो है क्लॉज 2 है। क्लॉज 1 हो चुका है, अब आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 है। देखिए कहता क्या है, ये कहता है कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार मुकदमा चलाकर सजा नहीं दी जाएगी। इसको समझने के लिए पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें वो पुलिस इंस्पेक्टर था और एक स्मगलर से उसका झगड़ा होता है। स्मगलर जो है उसको घूस देता है कि हमारी जो तुमने ये काली करतूतें देखी हैं इसको तुम किसी को ना बताओ और मुझ पर कोई कार्रवाई ना करो और बदले में तुम मुझसे इतना पैसा ले लो। तो वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, इस नाते वो उस पर लड़ जाता है, पकड़ लेता है, मारने लगता है, कहता तुमका मैं खून पी जाऊंगा, तुमको मैं जान से मार दूंगा, तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूं, तुम मुझको जो है घूस देते हो। मगर बीच बीच कई लोग बीच बचाव करके पकड़ कर उसको छुटा लेते हैं। दूसरे दिन जिस स्मगलर से पुलिस ऑफिसर का झगड़ा हुआ था और पुलिस ऑफिसर उसको धमकी दे रहा था जान से मारने की, दूसरे दिन वो मरा मिलता है स्मगलर, और चेहरा इस कदर कुचला हुआ और जला हुआ होता है कि उसको पहचानना मुश्किल था कि ये है कौन। मगर उसके घर वाले उसके कपड़ों से उसको पहचान लेते हैं कि ये मेरे घर का सदस्य है, ये वही व्यक्ति है। इस आधार पर अब पुलिस ऑफिसर पर मुकदमा चलता है, क्योंकि उसको इस बात का अधिकार नहीं है किसी को जान से मारे। एक पुलिस ऑफिसर के पास इतना काम है कि जिस पर आरोप लगा हुआ है, जिस पर अपराध का आरोप लगा हुआ है, जो अपराधी की आशंका जिस पर जताई जाती है, उसको पकड़ के हवालात में बंद करे, उसके लिए सबूत इकट्ठा करे और जज के सामने रखे। जज फैसला करेगा उसके साथ क्या कार्रवाई की जाए। पुलिस ऑफिसर को दंडित करने का अधिकार नहीं है। पुलिस ऑफिसर को बस इस बात का अधिकार है कि वो अपराधी को पकड़ के अपनी हिरासत में रखे और वो जांच करके उन सबूतों को इकट्ठा करे, जिसके आधार पर दंडित करने का अधिकार जज करेगा। ठीक, गवाहियां होती हैं क्योंकि बात सार्वजनिक थी, झगड़ा सबके सामने हुआ था। कई गवाहियां आती कि हाँ ये काफी गुस्से में थे और कह रहे थे कि हमको जान से मार देंगे। इस आधार पर जज का यह फैसला होता है कि पुलिस ऑफिसर ने जो है इस व्यक्ति का खून किया, इसकी हत्या करी है, और इस आधार पर पुलिस ऑफिसर को उम्र कैद होती है। तो मैंने आपको बताया कि हत्या के मामले में जज के पास दो ही विकल्प होते हैं। अगर हत्या का अपराध सिद्ध हो गया है, तो साबित हो गया इसने हत्या करी है, तो अपराध सिद्ध हो जाने पर दो विकल्प होते हैं, या तो उम्र कैद या फांसी। क्योंकि हम एक सब समाज में रह रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम किसी को जान दे नहीं सकते, हम ले भी नहीं। ये आदिम समाज में होता है, बर्बर समाज में होता है कि खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। सब समाज में हम जो है फांसी को बहुत अच्छा नहीं मानते, और कई देशों ने फांसी की सजा को अपने संविधान से, अपने दंड संहिता से हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। और भारत ने भी डिलीट कर दिया होता अगर यहां पर इस समय आतंकवादी समस्याएं ना होती। आज विश्व के कई सभ्य देशों ने फांसी की सजा को हटा दिया होता, मगर अभी नहीं हटाया गया, क्योंकि आतंकवाद जैसी घटनाओं का सामना करने के लिए हमने एक फांसी की व्यवस्था को बना के रखा है, मृत्युदंड की व्यवस्था को बना के रखा है। यहां तक कि फांसी की सजा को भी बड़ा क्रूर समझा जाता है। अमेरिका में तो किसी को फांसी नहीं दी जाती, मृत्युदंड दिया जाता है, फांसी नहीं दी जाती। कुछ नहीं किया जाता, उसको बस चुपचाप स्ट्रेचर पर लेटा कर और एक जहर का इंजेक्शन दे दिया जाता है, आराम से सो जाओ। ऐसा सो कभी मत उठो, क्योंकि वहां फांसी को भी बड़ा क्रूर माना जाता है। जबकि सब समाज में मृत्युदंड के लिए फांसी को एक सही तरीका माना गया, क्योंकि और बर्बर तरीके थे, लिटाकर गला सर से अलग कर देना,
फांसी के पैर के नीचे कुचल देना, बहुत से सब असभ्य तरीके से तो सब समाज में फांसी की व्यवस्था की गई। अब तो फांसी को भी क्रूर माना गया, सिर्फ जहर का इंजेक्शन दे दो। और कई देशों ने फांसी की सजा को हटा दिया है, क्योंकि भारत और अमेरिका ऐसे कई देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो इसलिए फांसी की सजा हटाई जाए, ये इस पर जो है डिबेट पर रोक लग गई है। रोक माने अब ज्यादा इसमें डिबेट नहीं होती, अन्यथा फांसी की सजा ना होती। आप हत्या करी तो आपको उम्र कैद दी जाएगी, आप सारी उम्र जेल में अंतिम सांस तक रहो और पश्चाताप करो कि आपने उस किस मनहूस घड़ी में किस आवेश ना कि ये काम कर डाला। क्योंकि मर के तब तक बात ही खत्म होगी, आपको मरने नहीं देंगे, आपको जिंदा रखेंगे, हर क्षण आपको जो है हम पश्चाताप कराएंगे। ये सबसे अच्छी सजा है, ये माना जाता है सब समाज में। तो फांसी नहीं, उम्र कैद है। तो आज जज के पास दो विकल्प है, जज ने ऑफिसर को उम्र कैद दे दी, अच्छे चाल चलन के आधार पर 15-20 साल बाद उसको छोड़ दिया गया। और वो पुलिस ऑफिसर एक दिन जब सड़क से निकल रहा था तो सामने एक व्यक्ति से उसकी निगाह टकराती है, उस व्यक्ति को उससे निगाह टकराती है, दोनों दूसरे को देखते हैं और चौंकते हैं। पुलिस ऑफिसर देखता है जिस व्यक्ति की हत्या में हमने उम्र कैद के 20 साल गुजारे हैं वो तो सड़क पर घूम रहा है, और वो उसको देखता है, वही पहचान जाता है। अब वो स्मगलर भागता है, मगर पुलिस ऑफिसर जो अब पुलिस ऑफिसर नहीं रहा, क्योंकि उसकी ड्यूटी चली गई, उसने सजा भोग ली, इधर उसके बीवी बच्चे भी सब बिछड़ गए, सब कुछ तहस नहस हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो चुका है, और वो अकेला है। तो वो पुलिस ऑफिसर उसको देखता है, देख उसको दौड़ा लेता है, वो भागता है, देखता है इसके ऊपर जो है खून सवार है, तो भागता भागता वो उसी अदालत के अंदर घुस जाता है जहां पर जिस जज ने कभी सजा दी थी वहां पर बैठा हुआ वो, और इधर से भागते हुए जाता है। भागने के बाद जो है इसके हाथ में कुछ कटार तलवार कुछ है लेकर, और जज के सामने उस पर गिराकर मेज पर, और लगातार कई बार वार करता है, उस पर ढेर कर देता है। तब तक उसको जो दूसरे पुलिस वाले आके पकड़ लेते हैं, और जज से कहता है कि जज साहब इसकी सजा हम पहले काट चुके हैं, इसकी हत्या की सजा हम ले चुके हैं एडवांस में। और संविधान का आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कहता है कि एक ही अपराध के लिए बार बार पर मुकदमा चलाकर सजा नहीं दी जाएगी। यह सार है। क्या एक ही व्यक्ति की हत्या के लिए हम 2 बार उम्र कैद लेंगे? एक ही बार तो लेंगे, उम्र हम ले चुके हैं, दैट्स ऑल। बस समझा कि आर्टिकल 2 यही कहता है कि नो वन शैल बी prosecuted and punished for the same offense more than once। एक बार आपको सजा मिल गई, उसी अपराध के लिए आप पर बार बार मुकदमा चलाकर आपको सजा नहीं दी जाएगी। हां, फर्स्ट अपराध करो फिर सजा मिलेगी, कोई नई हत्या करके फिर आओ, को दोबारा फिर प्रोसिक्यूट करेंगे हत्या के लिए, कह दो अरे हम तो हत्या पहले कर चुके थे, अरे उसकी की थी ना, अब केवल इसकी की है। ठीक। अब हम पूछना चाहते हैं, मिस्टर एक्स की जो है हमने भैंस चुराई और हमको भैंस चोरी में 6 महीने की सजा हो गई। हम लौट के आए, हमने कहा मिस्टर एक्स की भैंस चुराने के लिए हमको 6 महीने की सजा हो चुकी है, भैंस फिर मिस्टर एक्स की बरामद कर ली गई, मिस्टर एक्स के पास है, हम फिर जाएंगे और फिर जाकर हमने मिस्टर एक्स की भैंस चुरा ली। अब बताइए क्या होगा? एग्जैक्टली हमको फिर से सजा होगी, और हम कहेंगे नहीं नहीं, एक ही अपराध के लिए हमको 2 बार सजा नहीं हो सकती, हम मिस्टर एक्स की भैंस चुराने के लिए पहले से 6 महीने की सजा भोग चुके हैं। अरे भैया भोग चुके हैं, उसके बाद अब आपने दोबारा फिर मिस्टर एक्स की भैंस चुराई, अरे तो सेम अपराध है, अपराध सेम है, मगर दोबारा आपने फिर किया, आपने फिर अपराध किया है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो हम जो कहते हैं सेम अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं होगी, तो उसका अर्थ यह नहीं कि आपने दोबारा फिर से जाकर मिस्टर एक्स की भैंस चुरा ली और कहा हमने पहले चुराई थी तो हमको सजा हो चुकी थी, तब हो चुकी थी, आपने फिर से दोबारा, भले वही भैंस क्यों ना हो, भले ही वही भैंस क्यों ना हो जिसको आपने पहले चुराया था, सब क्लियर है ना? और मैंने यहां सेम ऑफेंस का अर्थ यह है, उस तारीख को जो आपने अपराध किया था उसी तारीख वाले उसी अपराध के लिए दोबारा आप पर सजा नहीं की जाएगी। बात समझ आ गई? अंग्रेजी में लिख लीजिए, वो फिल्म का नाम है अंधा कानून। लिखिए, नो पर्सन कैन बी
नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। नो पर्सन, ये जो है सॉरी, देखिए आर्टिकल 22 के जो हेडिंग है वो लिखोगे नो डबल, नो डबल जो पार्टी, हिंदी में कहेंगे दोहरे, दोहरे दंड या क्षति से संरक्षण। हाँ हाँ, PAR, JEO जेपर्डी, JEOPARDY, नो डबल जेपर्डी। ये सब जो है लैटिन के मुहावरे हैं, लैटिन के मैक्सिम्स हैं। नो पर्सन एंड punished for the same offense, for the same offense more than once, more than once। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। बात एकदम क्लियर है। देखिए ये जो हमने ये बात कही, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 जो है, ये व्यवस्था से जो न्यायालय के सामने जो कार्रवाइयां होती हैं, ये जो ट्रिब्यूनल होते हैं, न्यायाधिकरण होते हैं, वहां पर जो कार्रवाई होती है उनके संबंध में है। माने इसके अलावा व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित किया जा सकता है अगर वो कार्रवाई न्यायालय के समक्ष नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको घर के बाहर हमको किसी ने सिगरेट पीते देखा, पिताजी ने बोले ठीक देख लिया, आओ घर पहुंचो। घर पहुंचे और फिर हमारे जो है 2-3 तमाचे जड़े, सिगरेट पिया था, ये किया था, वो किया था। फिर उसके बाद जो है पिताजी के बड़े भाई माने मेरे ताऊ जी आए, उनको ने शिकायत करी, आज सड़क के बाहर वहां दोस्तों भी सिगरेट पी रहा था। अच्छा पकड़ के लाओ, दबाओ। अच्छा ये पिया था, चलो मुर्गा बनो। हम कहेंगे अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2, अनुच्छेद 20 का क्लॉज 2 जो न्यायालय में लगेगा, न्यायाधिकरण लगेगा, ठीक है, दूसरी जगह अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने हमको मुर्गा बनाया, आज शायद इसको सजा, आज शायद इसको खाना नहीं दिया जाएगा। एक हफ्ते बाद बुआ जी आई, पता है आजकल इनके क्या रंग है, सिगरेट पी रहे थे। अब बुआ जी हमको जो लज्जित कर रही, डांट रही हैं, ये भी तो सजा है। तो यहां पर ये आपका अपील, ये प्ली नहीं चलेगी कि संविधान कहता कि एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से कोई डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जा रही है, ठीक, कोई विभागीय कार्रवाई हो रही, वहां बार बार दंडित होंगे आप। विभागीय कार्रवाई पता चला जो है आपने किसी से घूस लिया, घूस में न्यायालय में आपको सजा हुई। अब उसी घूस के लिए न्यायालय में बार बार तो आपको सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन आपने घूस लिया है, मगर विभागीय कार्रवाई हुई है। विभागीय कार्रवाई में जो है आपको जो है डिमोट किया जा सकता है, आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि न्यायालय ने हमको जब दंडित कर दिया है तो एक ही अपराध के लिए हमें बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो जो न्यायालय ने किया था न्यायालय बार बार नहीं करेगा। विभागीय कार्रवाई हो रही, यहां पर हम आपको दोबारा फिर दंडित कर रहे हैं, क्योंकि विभाग क्या देखेगा, विभाग देखेगा इसका अपराध साबित होने दो। अगर न्यायालय में अपराध साबित हो गया कि हमने घूस लिया है और हमको उसके लिए जेल हो गई है, अपराध जब साबित हो गया, जब न्यायालय ने हमको दोष सिद्ध मान लिया है, तो विभाग भी हम पर कार्रवाई करेगा और मुझे नौकरी से हटा सकता है, मेरा डिमोशन कर सकता है, ठीक, मेरे पर कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। और हम ये प्ली, हम ये दलील नहीं दे सकते कि एक ही अपराध के लिए बार बार सजा नहीं हो सकती, न्यायालय ने हमको सजा दे दी है, अब विभाग हमको सजा नहीं देगा। तो विभागीय कार्रवाइयों पर यह नियम नहीं लगता। ये जो दोहरे दंड से सुरक्षा है, दोहरी क्षति से जो सुरक्षा है, नो डबल जेपर्डी,
ये जो आपका जो डिफेंस है, ये सिर्फ न्यायालय में और न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल में लगता है, विभागीय कार्रवाइयों में ये लागू नहीं होता। ठीक, लिख लीजिए। दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। पानी पानी आज नहीं लाया क्या हम? दोहरे दंड से संरक्षण सिर्फ सिर्फ न्यायालयों, सिर्फ न्यायालयों और संरक्षण और न्यायाधिकरण की कार्रवाइयों में ही लागू होते हैं। न्यायालयों और न्यायाधिकरण की कार्रवाइयों में ही लागू होते हैं। विभागीय कार्रवाइयों में उपरोक्त संरक्षण उपलब्ध नहीं है। विभागीय कार्रवाइयों में, विभागीय कार्रवाइयों में उपरोक्त संरक्षण उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त संरक्षण, द अफोर्ड प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स और एक्शन। विभागीय कार्रवाइयों में उपरोक्त संरक्षण उपलब्ध नहीं है। क्रॉस 3 कितना बजा है? चलो 5-10 मिनट और पढ़ लो, आज ये आर्टिकल खत्म हो जाए। क्रॉस 3 आखिरी है इसका। देखिए, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो किसी अपराध का अभियुक्त है, अभियुक्त उसे कहते हैं कि इस पर आरोप लगा है। मान लीजिए आप हम पर कोई आरोप लगाते हैं, तो आपके आरोप लगाने से हम अपराधी थोड़ी हो गए। आपके आरोप लगाने के बाद हम अभियुक्त हैं। अब अगर हम पर दोष सिद्ध हो जाता तो हम अपराधी हैं, दोष सिद्ध नहीं होता तो हम जो है बाइज्जत बरी हैं। ठीक, तो अभियुक्त वो होता है जिस पर आरोप लगता है। दो चार क्या अभियुक्त कौन है? जो आरोपित है, जिस पर आरोप लगा है। अपराधी नहीं है, आरोपी। अरे हम आप पे कोई आरोप लगा दे तो आप अपराधी हो जाओगी। हम झूठा आरोप लगा सकते हैं, आपको बदनाम करना चाहते हैं हम, तो आप पर आरोप लगा हुआ है, आप अपराधी हैं कि नहीं। जब कोर्ट में दोष सिद्ध हो जाएगा तब आप अपराधी माने जाओगे, तब आप जो है ऑफेंडर होंगे, तब आप जो है क्रिमिनल काउंट किए जाओगे। अभियुक्त, एक्यूज्ड, ठीक, दोनों में अंतर होता है। तो 20 का क्रॉस 3 ये कहता है कि कोई अभियुक्त, जो एक व्यक्ति जो किसी अपराध का अभियुक्त है, अपराध के लिए अभियुक्त है, a person accused of an offense shall not be compelled to be a witness against himself। अभियुक्त को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसी को कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, ये कुछ इस प्रकार के प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। हम पे कोई आरोप लगता है, हमें इसलिए कहा जाएगा कि तुम गवाही दो अपने खिलाफ, बताओ अपराध कैसे किया था, चक्कू कहां छुपाया, ये सब हमको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक, ये चीज लिख लीजिए।
क्रॉस 3, क्रॉस 3 की जो हेडिंग है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसा से संरक्षण कहा जाता है उसको हिंदी में, आत्म अभिशंसा, अभिशंसा से संरक्षण। अब आप में कहें या कहें स्व स्व अभि संसन से संरक्षण, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। अब लिखिए नो पर्सन accused of an offense, no person accused of an offense shall be compelled to be a witness, shall be compelled to be a witness against himself। किसी अपराध के लिए आरोपित, किसी अपराध के लिए आरोपित, ब्रैकेट में लिखिए अभियुक्त, किसी अपराध के लिए आरोपित, ब्रैकेट में अभियुक्त, ब्रैकेट बंद, किसी अपराध के लिए आरोपित किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मजबूर नहीं किया जाएगा। टाइम कितना हो रहा है? देखिए इसका यह अर्थ है कि जो है कि अगर ये इसलिए बुलाया गया है कि पुलिस क्या करती है, किसी व्यक्ति को पकड़ती, किसी निर्दोष को पकड़ लेती है, उससे कबूलवा लेती है और कहती है कि इसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। ठीक, तो ये व्यवस्था बनी, पुलिस के आगे आप कुछ भी कहिए मानना नहीं जाता है। मजिस्ट्रेट के आपके सामने, जज के आप सामने आप जो कहोगे वो माना जाएगा। एक बार एक राजस्थान का केस हुआ था, वहां पर जो है एक बच्चा जो है मार डाला गया था, मार दिया गया था। बच्चा कैसे मारा था कुछ पता नहीं लगा। अब हुआ यह था कि उस बच्चे को एक सीनियर बच्चे ने मार दिया था, इसलिए कि वहां स्कूल में जो है एग्जाम चल रहे थे और बच्चा एग्जाम को टलवाना चाहता था। उसको लगा कि अगर किसी की हत्या हो जाए, कोई मर जाए तो आज छुट्टी हो जाएगी। होती इस प्रकार की ना समझी, तो उसने अपने किसी साथी से कहा भी था कि हम एग्जाम को टलवाते हैं, उसने कहा भी था। उसको उसने क्या किया कि बाथरूम में जो है किसी बच्चे को ले जाकर मार दिया। याद आता कुछ? अब केस काफी उछल गया और जो है फिर जो है पुलिस ने क्या किया कि जो स्कूल वैन में जो ड्राइवर था या जो वैन का जो क्लीनर था, जो बच्चों को लाता ले जाता था, उसको जो है पकड़ लिया और उस पर साबित कर दिया कि इसने ही जो है बच्चे को मारा है गलत नियत से, अटेम्प्ट टू रेप। उसमें असफल हुआ या कुछ हुआ इस प्रकार से। और उसने खुद कहा कि हम जब से मिले बच्चे के गार्जियन, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा हमने नहीं किया, हम गरीब इंसान है, हमने सब कुछ नहीं किया और हमको जबरदस्ती मार मार के पुलिस ऑफिसर्स ने, पुलिस अधिकारियों ने हमको मजबूर किया। पुलिस पे बहुत दबाव था कि आपको अपराधी खोजना है। तो हमारी पुलिस ऐसे काम करती है, अपने ऊपर लटकी तलवार को हटाने के लिए किसी को भी पकड़ के अपराधी बना देती है। मेन अपराधी, मेन जो कल्प्रिट है वो तो बच जाता है,
क्यों? जबरदस्ती मारती है और डंडे के बल पे सब करवा देती है, और दूसरे दिन बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने अपना अपराध मान लिया है, उसने किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ, इसलिए ये व्यवस्था लागू की गई है कि व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आपने पुलिस के सामने क्या कहा उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप मजिस्ट्रेट के सामने लाए जाओगे, मजिस्ट्रेट आपसे पूछेगा कि आपने वास्तव में अपनी बात को माना, आपने ऐसा कहा है। आप मजिस्ट्रेट के सामने जो कहोगे वो माना जाएगा। आपने पुलिस के सामने क्या कहा, क्या सिग्नेचर किए, बिल्कुल नहीं माना जाता है। ठीक, इसलिए ये क्लॉज बनाया गया है ताकि पुलिस मनमानी ना कर सके। तो ये कौन सा बनाया गया था? हाँ? कौन सा बनाया गया था? अरे हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 लागू किया गया है। तो इसको बाद में जोड़ा नहीं गया, ये पहले से ही है, मेरा कहने का मतलब है। वो सब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वहां पर सारी व्यवस्था की गई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो पहले बना था। ठीक है, ये चीजें इतना समझ आ गई। तो ये किसी व्यक्ति को, लेकिन फिर भी पुलिस तो अपना काम करती है, मार के तो पूछेगी चाकू कहां छुपाया था, वो गर्दन, वो डेड बॉडी कहां फेंका, सर काट के कहां फेंका। तो ये पुलिस को सबूत चाहिए, सबूत के आधार पर वहां पर कोर्ट में फैसला होता है। सबूत के आधार पर पुलिस सबूत नहीं दे पाई, व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि न्याय शास्त्र का एक सिद्धांत है कि भले 100 अपराधी छूट जाएं मगर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट को पूरे साक्ष्य चाहिए, पूरे एविडेंस चाहिए। अगर एविडेंस नहीं मिलते हैं तो सही में 100 अपराधी छूट जाते हैं, सही में छूट जाते हैं। तो पुलिस आपको मार के आपसे पूछे कि चाकू कहां छुपाया, डेड बॉडी कहां फेंकी, किस तालाब में फेंका, ताकि उसको सबूत मिले। और सबूत मिलकर वो सबूतों के साथ जब पुलिस जाती कोर्ट के आगे, तब जो है माना जाता है ये जो है अपराधी है। सिर्फ डंडे के दम पर वो अगर कोर्ट के सामने कहते कि पुलिस ने हमसे करवाया था, हम अपराधी हैं, तो वो नहीं माना जाता है। ठीक, या फिर वो खुद स्वेच्छा से पुलिस के कोर्ट के सामने कहे कि हाँ हमने खून किया है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं एडमिट करता हूं, मैं कन्फेस करता हूं, तो मान लिया जाएगा। माने पुलिस के सामने क्या कहा ये नहीं माना जाता है, कोर्ट के सामने आपने क्या कहा है, अपने अपराध को कोर्ट के सामने आप कन्फेस कर रहे हो तो माना जाएगा। और कन्फेस नहीं कर रहे हो तो पुलिस का काम है कि वो सबूत ला के कोर्ट के सामने रखे, उन सबूतों से साबित किया जाएगा। सबूत अगर पर्याप्त नहीं है तो छोड़ दिया जाएगा व्यक्ति। इसका बस यही उद्देश्य है। लेकिन इसका अपवाद है। अपवाद यह है कि व्यक्ति के ब्लड सैंपल को तो लिया जा सकता है, या वो नहीं कहेगा अच्छा हम ही सबूत दे देंगे अपना, हम सबूत नहीं देंगे, नहीं, आपको देना पड़ेगा। वहां पर अंगुलियों के निशान पाए गए हैं, उस जो है कप में, उस ग्लास में कातिल के अंगुलियों के निशान हैं, और हमें आप पर शक है, आप पर आरोप है कि कत्ल आपने किया है, तो अपने फिंगरप्रिंट्स आप दीजिए, आपको देना होगा। वहां पर आप ये नहीं कहोगे आर्टिकल 20(3) हम क्यों सबूत दें अपने खिलाफ, नहीं, ये इसका एक्सेप्शन है, आपको फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। हमें डीएनए टेस्ट करना है, हमें आपका ब्लड सैंपल चाहिए, आपको ब्लड सैंपल अपना देना पड़ेगा। ठीक, ये इसके अपवाद हैं जहां पर आपको ये सबूत देंगे। हमें आपका सिग्नेचर चाहिए, आपको सिग्नेचर अपने देने पड़ेंगे। सिग्नेचर माने सिग्नेचर नहीं कि हम कोई चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिग्नेचर माने हमें उसका नमूना चाहिए, हमें कुछ चीजें मिलानी है। ये जालसाजी, ये फोर्जरी, ये 420 आपने करी है, आपको यहां मुझे सिग्नेचर चाहिए। किस तरीके से आपको शब्दों को घुमाते हो, डॉट करते हो, कितना दबाव डालते हो, सब चीजों का फोरेंसिक इसकी जांच होनी है। ठीक, तो इसके अपवाद है फिंगरप्रिंट, ब्लड सैंपल, डीएनए टेस्टिंग, सिग्नेचर। ठीक, इसके अलावा जो है होता है कि नार्को टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग होगी, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। होता यह है कि व्यक्ति जब झूठ बोलता है, झूठ आप कब बोलते हो, झूठ आप तब बोलते हो जब आपका ब्रेन एक्टिव होता है। अगर हम ब्रेन को आपको सुस्त कर दें, इनएक्टिव कर दें, फिर हम आपसे पूछें तो आप झूठ बोलोगे नहीं, क्योंकि ब्रेन एक्टिव नहीं है इस समय। देखिए झूठ बोलने के लिए दिमाग का जो है एक्टिव होना जरूरी है। अब जो है ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, कुछ नहीं करना है, इनको थोड़ा सा बिस्की पिला देना है, इनके सामने खड़े हो जाना है। अब हम अपने बारे में पूछेंगे, आप भी अपने नशे में हैं, अब ये अपने दिल में जो जो भावना रख रहे हैं सब बोलते चले जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, क्योंकि होता नहीं है जब व्यक्ति दारू पी लेता, फिर देखो कितनी बातें बता देता वो।
तो ऐसे कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जहां दिमाग को सुस्त कर दिया जाता है। नार्को, इसको कहते हैं नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है। इनकी अनुमति नहीं है, क्योंकि ये तो आप उससे उसे सबूत मांगोगे, ठीक। इनकी अनुमति नहीं होती है। विशेष परिस्थितियों में कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, तुमको उसका नार्को टेस्ट करना है, करवाना। जब वो अनुमति मिल जाएगी तब आप नार्को टेस्ट करोगे। जैसे कि अभी साथ श्रद्धा केस में, श्रद्धा मर्डर केस में, शायद जो है आफ्ताब नाम उसका है, हमने शायद एक दिन देखा था, एक हेडिंग देखी थी मोबाइल में कि उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। हमने ज्यादा उसके अंदर हमने उसको देखा नहीं, आगे हम प्रोसीड नहीं किया हमने उसको। तो कभी कभी खास मामलों में जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन से ये काम किया जा सकता है। नॉर्मली इस बात की परमिशन नहीं होती। क्यों? आर्टिकल 20 जो है आपको अनुमति नहीं देता कि व्यक्ति से उसके खिलाफ सबूत ले लो, ठीक। हाँ, वो तभी होता है वहां पर। वो कुछ अपवादजनक परिस्थितियां होती हैं जब ये आदेश लेकर आप काम कर सकते हो, ठीक। तो इसको अगली क्लास में लिखा देंगे। बात पूरी क्लियर हो गई ना? और अगली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 ये बताया जाएगा। हमने आपको बताया कि हमारे संविधान के 3 गोल्डन ट्रायंगल हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। ये 3 गोल्डन ट्रायंगल है जिसके बारे में बहुत डिबेट हुई है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं। उसके बारे में आर्टिकल छोटे छोटे हैं मगर इनका इंटरप्रिटेशन इतना ज्यादा हुआ है कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्री के लिए, मेंस के लिए और ऐसे के लिए भी। तो अगले बार पूरे टाइम जो है हो सकता है आर्टिकल 21 पर ही चर्चा होती रहे।